पार्ट आज हमारा जो स्टार्ट होता है, जो हमारा टॉपिक रहता था कि प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा मैटर सराउंडिंग के बारे में, आप चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई जब हमारा मैटर क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, जो आपके पास मैटर था वो आपका क्या हो रहा था, चेंज। कहां चेंज हो रहा था, पहले चला वो मैटर आपका क्या कर रहा है, चेंज। कहां चेंज कर रहा है, सॉलिड। सॉलिड से कहां जा रहा है वो, लिक्विड। और लिक्विड से हमारा कहां जा रहा है, गैसेस के अंदर। जब सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से आपके पास कहां पहुंचा, गैस के अंदर। तो हमने एक चीज यहां पे देखी कि भाई जो चीज पहले सॉलिड थी, मान लो हम बात करते हैं आइस की, ये आपका आइस यहाँ पे कन्वर्ट हुआ वाटर के अंदर, मतलब यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा था सॉलिड फॉर्म के अंदर, यहाँ पे पहुंचा ये लिक्विड के अंदर, और जब ये यहाँ पहुंचेगा आपके पास स्टोव, तो ये आपके पास हो जाएगा गैस फॉर्म है, जिसको आप बोल सकते हो स्टीम फॉर्म के अंदर। पर यह समझने वाली बात थी कि ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था कि जो इफेक्ट आया वो किस पे आया, फोर्सेस पे। फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, यानी कि जो बॉन्डिंग बनी हुई है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो इनके बीच में बॉन्डिंग बनी हुई है उस पे इफेक्ट आया। वो धीरे धीरे क्या हो गए, लूज करने लगे। लूज करने लगे तो इसने क्या किया, अपने स्टेट को चेंज कर दिया। चेंज किया तो चेंज करने से कहां पहुंचा, लिक्विड के अंदर। और ज्यादा चेंज हुआ तो ये पहुंचा कहां पे, गैसेस के अंदर। अच्छा, इसको रिवर्सेबल करना पॉसिबल है, मतलब ये सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, तो यहां से फिर वापस यहां पहुंचेगा और यहां से वापस यहां पहुंच जाएगा। मतलब ये गैस से चल के लिक्विड और लिक्विड से चल के सॉलिड में ये इजीली से कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा इफेक्ट आया, तो इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे कि जो फोर्सेज होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो जो फोर्सेज हमारे पास आए थे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वंडरवल फोर्सेस के बारे में, जो हम फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को डाउट रहता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर इफेक्ट, अच्छा ये इफेक्ट कहां से है, टेंपरेचर से। हमने क्या किया भाई, सॉलिड पे टेंपरेचर राइज अप, पे टेंपरेचर इंक्रीज किया, बढ़ाया, तो कहां कन्वर्ट हो गया, जब आपने टेंपरेचर को इंक्रीज किया, इंक्रीज किया तो क्या हो गया आपका, सॉलिड से कहां पहुंचा, लिक्विड, और लिक्विड से कहां पहुंच गया, गैस के अंदर। ये सबसे बड़ा यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिला। इसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, मान लो आपके पास कोई सॉलिड है, सॉलिड से हम कहां जा रहे हैं, लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से हम कहां जा रहे हैं, गैसेस के अंदर। तो हम यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात करते हैं, जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस, जो हम बात करते हैं वो यहाँ पे होती है आपकी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है भाई। सॉलिड से लिक्विड गई तो आपने यहाँ पे हीट लगानी पड़ेगी, और हीट लगाओगे तो आपका सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे सॉल्यूशन आपका मेल्ट हो जाएगा। कोई लिक्विड से गैस में पहुंचेगा तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉयल। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। गैस से आप जो सॉलिड आओगे तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी, सब्लिमेशन। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी कौन सी होगी, सब्लिमेशन। ये आपका सब्लिमेशन हो जाएगा। इसको आप क्या कहोगे, जो लिक्विड से क्या जाएगा, इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन हो जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो भाई जब टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या हमें कंक्लूजन निकलता है हमारा कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट आता है उससे क्या होगा कि जो आपका मैटर है वो स्टेट, वेरिएबल स्टेट में फॉलो करना स्टार्ट कर देता है, यानी वेरिएबल स्टेट को में वो आना जाना स्टार्ट कर देता है। कि टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉलिड टू लिक्विड टू गैस जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ये तो इफेक्ट होता है कि आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जब टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपके पास लिक्विड था वो आपके पास कहां पहुंचेगा, गैसेस के अंदर, और गैसेस वाला कहां पहुंचेगा, आपका सॉलिड के अंदर। ये आपके यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन होगी। तो उससे पहले आप एक बात याद रखने कि एवरी वन रिएक्शन firstly follow forward direction, then backward direction। कोई भी रिएक्शन
पहले फॉरवर्ड जाएगी, उसके बाद वही रिएक्शन क्या हो सकती है, बैकवर्ड आती है। ठीक है, तो ये जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जब टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड, और सॉरी लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड। हाँ, कुछ केसेस हमारे पास ऐसे हैं जहां डायरेक्टली हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ठीक है, और गैस से फिर लिक्विड और लिक्विड से फिर दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ केसेस हमारे ऐसे हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्टली आपके पास सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैसेस के अंदर, और गैस डायरेक्टली आती हैं किसके अंदर, सॉलिड फॉर्म के अंदर। वो कुछ एग्जांपल्स आप बुक से स्टडी करेंगे, या कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। जैसे जो आपकी नेप्सिलिन की टैबलेट्स होती हैं, वो डायरेक्टली किस फॉर्म में होती हैं, सॉलिड में, और डायरेक्टली कन्वर्ट होती हैं कहां पे, वो जाती हैं एयरब्रश फॉर्म में, सीधी गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं हम प्रेशर की साथ साथ में, कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई देखो, प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर कहां लगेगा, उसके लिए सबसे पहली बात की सिस्टम आपको कैसा चाहिए, क्लोज। कि आपके पास जो सिस्टम होगा भाई वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बिल्कुल बंद सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम ये आपके पास क्लोज सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम्स जो होते हैं वो आपके पास थ्री टाइप्स होंगे, थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ओपन, सेकंड वन इज द क्लोज, और थर्ड वन इज द आइसोलेटेड। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जस्ट जैसे आपका मिल्टन वाली जो बोतल्स होती हैं वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ये आपके पास मग या कोई कप होता है, या बाल्टी आपकी जो होती है, ये आपके क्या होते हैं, ग्लास जैसा आता है, तो ये ओपन सिस्टम है। ठीक है, ये जो आपकी वाटर बोतल होती है, पानी वाली बोतल होती है, वो कैसे सिस्टम होती है आपकी, क्लोज सिस्टम होता है। ये क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम है, और ये आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आपके पास, जिसमें सराउंडिंग यानी कि सराउंडिंग जो आपके यहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसका इस सॉल्यूशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, इस पे इफेक्ट होगा, सराउंडिंग इस पे इफेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं भाई कि प्रेशर के लिए कुछ आपके पास कंडीशन होंगी। जैसे पहले बात हमने की कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज हम देखेंगे कि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो लेस अमाउंट में होना चाहिए। वो सॉल्यूशन भी क्या होगा आपके पास, लेस अमाउंट में होगा। क्यों? क्योंकि यदि वो हाई अमाउंट में होगा, यदि आपने हाई क्वांटिटी सॉल्यूशन लिया है, हाई अमाउंट में यदि आप सॉल्यूशन लेके चलोगे तो वहां पे प्रेशर नोट वर्क, वहां पे प्रेशर वर्क नहीं करेगा। वो जो प्रेशर होगा, जो आपके पास प्रेशर होगा वो वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा। किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कहां पे, हीट के अंदर। कि वो प्रेशर मतलब प्रेशर फॉर्म में वो एनर्जी लगेगी नहीं, वो एनर्जी कहां पे चली जाएगी, वो हीट फॉर्म में चली जाएगी, तो वो वर्क नहीं करेगा। एक तो सिस्टम क्लोज होना चाहिए, दूसरा आपके पास सिस्टम क्या होगा वहां पे कि सिस्टम दूसरा आपके पास क्या होगी, उसके अंदर जो अमाउंट होगी वो आपके पास लेस अमाउंट होगा। और जो तीसरा क्या होगा भाई, इसके अंदर भाई जो प्रेशर को आप इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो जो आपके पास टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, जो आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, यानी कि वो एक रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर आप कंसीडर नहीं करेंगे। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कहां पे, एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और जब यहाँ पे प्रेशर क्या करेगा, वर्क करेगा। और एक स्पेशली बात यहाँ पे नोट करेंगे कि प्रेशर एंड टेम्परेचर both are not work
ऑन सेम टाइम। भाई ये दोनों के दोनों एक साथ क्या नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन, व्हेन प्रेशर विल बी वर्क, प्रेशर विल बी वर्क, जब आपका प्रेशर यहां पे क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, देन टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर उस टाइम पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और टेम्परेचर विल बी वर्किंग, जब आपके पास टेम्परेचर यहां पे वर्किंग होगा, देन प्रेशर विल बी कांस्टेंट, उस समय जो आपका प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इन टर्म्स को ये कैसे काम करती हैं, इनके साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं एडवांस में आप लोगों को करा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा वो देख लेते हैं, वो टर्म्स हमारे लिए बहुत ही काम की चीजें हैं। प्रेशर में भी वही होगा कि आपकी प्रेशर लगाने से क्या हो जाएगा, आपकी स्टेट को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए सिस्टम क्लोज चाहिए, ओपन सिस्टम में ये काम नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि प्रेशर नोट वर्क इन ओपन सिस्टम। भाई ओपन सिस्टम में आपका है, मतलब जो प्रेशर आप लगा रहे हो काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको सिस्टम कैसे चाहिएगा, वो क्लोज सिस्टम में ही काम करेगा, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक बेसिक टर्म है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। भाई इनका क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मैटर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है मैटर में, हमारे आगे की जो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या आगे जब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें यहां से सीखने मिलती है कि भाई एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक, भाई एक एक्सोथर्मिक क्या होता है, ये एक रिएक्शन होती है, मतलब एक्सोथर्मिक आपके पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये भाई केमिकल रिएक्शन होती है जो कहां होती है, एट रूम टेम्परेचर, मतलब आप इस रिएक्शन को क्या करोगे, रूम टेम्परेचर पे, ये आपका टेम्परेचर कहां होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो आपका टेम्परेचर होगा उसको हम रूम टेम्परेचर के अंदर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। या जो आपके पास टेम्परेचर आपको पता है 273 केल्विन से 298 केल्विन के बीच वाला जो टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलोगे तो ये टेम्परेचर भी आपका किस में कंसीडर किया जाएगा, ये टेम्परेचर भी फिर आपका एक्सोथर्मिक के अंदर, यानी कि सॉरी रूम टेम्परेचर के अंदर काउंट किया जाएगा, जिस पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो सकती है, इजीली से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। फिर सेकंड टर्म, एक तो हमने बात की कि एक्सोथर्मिक काम किस पे करती है, भाई लो टेम्परेचर पे काम करती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने बता दिया रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर उसका नहीं जाएगा, ठीक है। तो किसके बेस पे होगा काम, तो प्रेशर के बेस पे होगा, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, ठीक है। देन क्या होगा भाई, जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल बी कंप्लीट, जो आपकी रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, कंप्लीट होगी, किसकी, बिहाफ ऑफ प्रेशर, ठीक है। थर्ड पार्ट है तो जो हम इसका डिस्कस करेंगे, भाई ये टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी प्रेशर काम करेगा। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करेंगे कि जो क्वांटिटी होगी यहाँ पे, क्वांटिटी विल बी लेस, कि जितना अमाउंट आप लेके चलोगे वो क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही कम मात्रा में होगा। यदि हाई क्वांटिटी लेके चलोगे तो आपकी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या नहीं करेगी, वर्कआउट नहीं करेगी,
क्यों? क्योंकि भाई एक्टोथर्मिक रिएक्शन भी वही काम करते हैं जहां पे आपके पास क्वांटिटी कम होगी। ज्यादा जितना नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे आप लेके चलोगे तो वहां पे क्या करेंगे, वो पार्टिकल्स हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि वहां पे जो प्रेशर होगा उसका जो काम करने का तरीका वो बदल जाएगा, वो हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी दैट विल बी, क्वांटिटी वहां पे क्या होती है, लेस होती है, ज्यादा मात्रा में हम किसी भी सॉल्यूशन को लेके हम नहीं चलेंगे। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो कैटलिस्ट काम करते हैं वो इंटरनल, ठीक है, जो इन दिस रिएक्शन नो नीड फॉर कैटलिस्ट, सबसे पहली बात है। और इस रिएक्शन को हम रिवर्सेबल भी कर सकते हैं, लिख लेते हैं नो नीड ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे पहली बात तो कैटलिस्ट की कोई जरूरत है नहीं, और जो कैटलिस्ट यदि काम भी करती है तो वो इंटरनल फॉर्म में काम करती है। ठीक है, कैटलिस्ट वर्क एज ए इंटरनल, नॉट एक्सटर्नल। ये आपकी इंटरनल काम करती है और किसी भी कंडीशन में ये एक्सटर्नल काम नहीं करती। मतलब आपको कैटलिस्ट डालनी है ना तो पहले डाल दो, ठीक है, बाद में कैटलिस्ट डालोगे तो वो वर्कआउट नहीं करेगी। ठीक है, अब यदि आप क्या करते हैं, यदि हमने एक्सटर्नल कैटलिस्ट लगा दी तो रिएक्शन के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो हम बता देते हैं, इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, इफ वी हैव यूज्ड एक्सटर्नल कैटलिस्ट, हमने भाई एक्सटर्नल कैटलिस्ट डाल दी। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करना, और यहाँ पे क्या करेगी, ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देगी। ये बोला कि वी हैव यूज एक्सटर्नल कैटलिस्ट। जब आप एक्सटर्नल कैटलिस्ट का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, वी हैव एक्सटर्नल कैटलिस्ट, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, आपका स्लो हो जाएगा। स्लो होने का रीजन क्या है भाई, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट होगी, ठीक है, उसका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मतलब वो हमने कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक ऐसी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाती है, उस रिएक्शन को जल्दी कराती है, बहुत तेजी से कराती है। जैसे आपके पास मान लो एक गिलास में दूध है, उसमें हम थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं तो दूध क्या हो जाता है, बहुत जल्दी से फट जाता है। ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ भाई, उसने कैटलिस्ट डाली जिसकी वजह से प्रोसेस हो गई। अब मान लो आपके पास कोई मेटल है, लोहा है, उसको आपने क्या कर दिया, पानी के अंदर डाल दिया। मेरे पास ये इस बीकर में क्या है, पानी है, और उसमें मैंने एक ये वाला पीस डाल दिया, मैंने किसका, आयरन का। ठीक है, और एक पीस ये क्या है, सरफेस पे डला हुआ, किसका, आयरन का। अब इन दोनों में सबसे पहले ऑक्साइड कौन बनेगा, सबसे पहले किस पे जंग लगेगा, तो जो आपके पास ये पानी में डला हुआ मेटल है, इस पे सबसे जल्दी से जंग लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई इस मेटल पे क्या हो रहा है, हाईली ऑक्साइड बन गए। क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो मॉइस्चर पानी है उसने किसका काम किया, उसने यहाँ पे इसके लिए ऑक्साइड का काम किया है। तो ये वाटर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे नेचर है, यदि नेचर आपके पास क्या होगी, ड्राई होगी, तो इसको प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। ये इसको जंग लगने में टाइम लगेगा, इसमें जल्दी से जंग लग जाएगा। तो ये पानी यहाँ पे किसका काम कर रहा है, ये पानी यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे मैंने अभी बात की कि आपने किसी भी दूध वगैरह के अंदर क्या करते हैं, नींबू वगैरह डाल देते हैं, तो दूध क्या होता है, जल्दी से फट जाता है, कट फॉर्म में, दही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जनरली कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। तो जो कन्वर्ट हुआ है उसका रीजन क्या हुआ कि कैटलिस्ट आपने यूज की, कोई ना कोई ऐसा उसके अंदर आपने एसिड बेस और कुछ ना कुछ आपने ऐसा यूज किया जिसने उसके कुछ रिएक्शन को फास्ट कर दिया। ठीक है, आपने किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना था, ठीक है, और जाने के लिए आप कोई मीडियम प्रोवाइड कर रहे हो। मान लो आप एक तो किसी गाड़ी से, किसी बाइक से, किसी स्कूटी से, कहीं से आपको एक मीडियम प्रोवाइड हो रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना था उसको, टाइम को क्या कर रहा है, वो
कवर कर रहा है, उस टाइम के कवर होने की वजह से क्या होगा, आपका टाइम सेव हो गया, और टाइम सेव हुआ तो आपकी रिएक्शन फास्ट हो गया, आप जल्दी से ए पॉइंट से और बी पॉइंट पे पहुंच गए हो। तो वो उसने आपको क्या किया, वो उसने आपका जो ऑब्जेक्ट आपने जो यूज किया उसने किसका काम किया, उसने आपके लिए कैटलिस्ट का काम किया है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें वो रिएक्शन तो हो रही है पर इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो जो कैटलिस्ट काम कर रही है वो भाई बाहर की तरफ से काम कर रही है। बाहर की तरफ काम करे तो मतलब अंदर वाले रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देती, वो इन्वॉल्व कर रही है। दूसरा एक्टोथर्मिक रिएक्शन का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है, वो मैं बता देता हूं कि इस रिएक्शन के अंदर जो हमें क्या होता है, ओनली फाइंड आउट, आपको ओनली जो आप मेजर कर सकते हो, ओनली मेजर्ड इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। भाई इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ जो इनिशियल जहां से आपकी रिएक्शन स्टार्ट हुई, यानी कि आपके पास सिर्फ आप मेजर कर सकते हो स्टार्ट पॉइंट को, स्टार्ट पॉइंट जहां से क्या हुई आपकी रिएक्शन को आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद आपको कौन सा पॉइंट पता चला, एंड पॉइंट, या हम बोल सकते हैं फाइनल पॉइंट। ठीक है, वो आपको पता चलेगा, यानी कि रिएक्शन जहां से स्टार्ट हुई वो पता चलेगा, और जहां पे आपकी रिएक्शन क्या हो चुकी होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी, आपको उन्हीं दो बातों का पता चलेगा। उसके बीच में रिएक्शन कैसे हुई वो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आप किसी कुकर में सब्जी बनाते हो, उसमें हम क्या करते हैं, अब देखो हर सब्जी में नमक डलता है, ठीक है, उस नमक का जो टेस्ट रहता है वो हर जगह पे अलग रहता है। कई बार वही नमक उस जो खाने को है वो टेस्टी बना देता है, कई बार वही जो नमक होता है जिसकी वजह से खाना क्या होता है, आपको स्पाइसी तीखा लगने लग जाता है। तो जो नमक है, क्योंकि नमक एक सोल्ट है और उसके पास दोनों टेंडेंसी है, वो एसिड का काम करता है और बेस का काम करता है। किसी भी रिएक्शन को हमें बैलेंस करना होता है, हमें पता नहीं होता कि इसमें एसिड डलेगा या इसमें बेस डलेगा, तो उसमें क्या डालते हैं, हम सीधा सोल्ट डाल देते हैं, क्योंकि सोल्ट दोनों तरह की रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है, उसको फुल्ली फिट यानी कि कंप्लीट कर देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको सिर्फ इनिशियल एंड टू फाइनल दो ही चीजों का पता चलेगा। अब जैसे आप कुकर में खाना बना रहे हो, अब जब आपने सॉल्यूशन को जब डाला, आपको उसी का पता है, जब आप उसको कंप्लीट हो जाएगा, जब खाना बन जाएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, आप एवरेज पता करते हो, भाई एक विसल राउंड हुआ, दो विसल राउंड हुए, तीन विसल राउंड हुए, हाँ खाना बन चुका होगा, पर आप श्योर नहीं होते कि खाना बना है नहीं बना हुआ। तो क्यों, क्योंकि भाई उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है ना, वो जो खाना बन रहा है वो आपको लग रहा है कि आपने जो गैस जलाई हुई है, जिस गैस पे आपने रखा हुआ उससे खाना बन रहा है, नहीं, उससे तो उसके अंदर प्रेशर बन रहा है, और वो जो खाना उसके अंदर जो रेडी हो रहा है वो किससे हो रहा है, प्रेशर से हो रहा है, ना कि वो खाना रेडी हो रहा है उस गैस के चलने से। उस गैस से जो हीट निकल रही है उससे खाना रेडी नहीं हो रहा, वो खाना है वो रेडी हो रहा है प्रेशर की वजह से, जो उसके अंदर प्रेशर बन रहा है, और उसी प्रेशर से क्या होते हैं, हमारे वेसल राउंड होते हैं, और जैसे आप उसके अंदर खाना डालते हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, वेसल राउंड को कैलकुलेट करते हो। तो ये हमारे एक्टोथर्मिक की कुछ प्रोसेस थी, फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हो। अब हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है।